विल्हेम कैनरिस, एक नाम जो इतिहास के गलियारों में फुसफुसाया जाता है, एक शख्सियत जो रहस्य में डूबी हुई है। दुनिया के लिए वह चालाक एडमिरल कैनरिस थे, हिटलर के अपने गुप्तचर प्रमुख। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के उथल पुथल वाले वर्षों के दौरान जर्मनी की सैन्य खुफिया एजेंसी अबवेहर का नेतृत्व किया। लेकिन वफादारी के इस मुखौटे के पीछे एक ऐसा आदमी दुबका हुआ था जो नाजी शासन का कट्टर विरोधी था। एक ऐसा आदमी जिसने अंदर से ही फ्यूहरर के खिलाफ काम करने की हिम्मत की। यह विल्हेम कैनरिस की कहानी है, वह जासूस जिसने हिटलर को धोखा देने की हिम्मत की। कैनरिस की कहानी साजिश और नैतिक जटिलता की कहानी है। यह हमें युद्ध के असहज सत्य और व्यक्तियों पर इसके द्वारा थोपे गए दर्दनाक विकल्पों का सामना करने के लिए चुनौती देता है। बुराई को रोकने के लिए आप कितनी दूर जाएंगे? क्या आप अपने देश को खुद से बचाने के लिए उसे धोखा देने को तैयार होंगे? ये वो सवाल हैं जो विल्हेम कैनरिस के जीवन और विरासत में गूंजते हैं। उनके कार्य आज भी गहन बहस का विषय हैं। क्या वह एक सच्चे नायक थे, एक धर्मी व्यक्ति जो असंभव विकल्प बनाने के लिए मजबूर था, या वह एक चालाक अवसरवादी था जो अपने फायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहा था? सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, कहीं बीच में होती है। विल्हेम कैनरिस का जन्म 1887 में एप्लरबेक, जर्मनी में हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्होंने एक गहरी बुद्धि और रोमांच की प्यास प्रदर्शित की। वह 1905 में जर्मन नौसेना में शामिल हो गए, समुद्र के आकर्षण और एक असाधारण जीवन के वादे से प्रेरित होकर। कैनरिस एक सक्षम अधिकारी साबित हुए, लगातार रैंक के माध्यम से आगे बढ़ते रहे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विशेष रूप से पनडुब्बी सेवा में विशिष्टता के साथ काम किया। उनके युद्धकालीन अनुभवों, जिन भयावहताओं को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, ने उन पर एक अमिट छाप छोड़ी। अपनी सैन्य कुशाग्रता से परे कैनरिस के पास भाषाओं के लिए एक उल्लेखनीय उपहार था। वह 6 भाषाओं में धारा प्रवाह थे, जिसमें अंग्रेजी भी शामिल थी, जो उनके खुफिया कार्यों में अमूल्य साबित हुई। युद्ध के बाद वह फ्रीकॉर्प्स में शामिल हो गए, अर्धसैनिक समूह जो जर्मनी की हार के बाद उभरे। इस अनुभव ने उन्हें युद्ध के बाद के जर्मनी के अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य और राष्ट्रवाद के बढ़ते ज्वार से अवगत कराया, जो अंततः राष्ट्र को अपनी चपेट में ले लेगा। 1935 में कैनरिस को अबवेहर, जर्मन सैन्य खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया। यह एक असामान्य विकल्प था। कैनरिस एक पहेली थे, क्रूर महत्वाकांक्षा की दुनिया में एक शांत, चिंतनशील व्यक्ति। वह अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चालाकी और संबंधों को विकसित करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। लेकिन वह विरोधाभासों का आदमी भी था, एक ऐसा आदमी जो अपने शांत बाहरी रूप के नीचे रहस्य छिपाए हुए प्रतीत होता था। शुरुआत में कई जर्मनों की तरह कैनरिस ने हिटलर को एक मजबूत नेता के रूप में देखा, जो जर्मनी को उसके पूर्व गौरव को बहाल कर सकता था। वह एक मजबूत सेना की आवश्यकता में विश्वास करता था और पूर्ण शस्त्रीकरण के नाजी पार्टी के लक्ष्य का समर्थन करता था। हालांकि जैसे जैसे हिटलर का असली स्वभाव स्पष्ट होता गया, कैनरिस का मोहभंग बढ़ता गया। वह शासन की क्रूरता, यहूदियों के उत्पीड़न और मानव जीवन के प्रति उसकी उपेक्षा से भयभीत था। कैनरिस ने खुद को एक नैतिक दुविधा में पाया। वह एक देशभक्त था जिसने अपने देश की सेवा करने की शपथ ली थी। लेकिन आप क्या करते हैं जब आपके देश का नेतृत्व एक पागल व्यक्ति करता है? कैनरिस के लिए उत्तर स्पष्ट था, विरोध करो। उसने नाजी शासन को चतुराई से कमजोर करने के लिए अबवेहर के भीतर अपनी स्थिति का इस्तेमाल किया। उसने मित्र राष्ट्रों को खुफिया जानकारी लीक की, जर्मन युद्ध योजनाओं में तोड़फोड़ की और यहां तक कि यहूदियों को नाजी उत्पीड़न से बचने में भी मदद की। उसके कार्य खतरे से भरे हुए थे। गेस्टापो, नाजी गुप्त पुलिस हमेशा चौकस रहती थी। उसके एजेंट परछाई में दुबके रहते थे। खोज का मतलब निश्चित मौत थी। फिर भी कैनरिस कर्तव्य की भावना और इस विश्वास से प्रेरित होकर बना रहा कि वह इतिहास के सही पक्ष में है। भाग 4, भीतर से प्रतिरोध। कैनरिस के प्रतिरोध ने कई रूप लिए। उसने नाजियों को गलत जानकारी देने, उनके संसाधनों को गलत दिशा में मोड़ने और उनके युद्ध प्रयासों को कमजोर करने के लिए अबवेहर का इस्तेमाल किया। उसने जान बचाने के लिए भी अपनी स्थिति का इस्तेमाल किया। उसने गेस्टापो के संभावित पीड़ितों को सूचना दी, यहूदियों को जर्मनी से भागने में मदद की और यहां तक कि शासन द्वारा लक्षित व्यक्तियों की रक्षा के लिए भी हस्तक्षेप किया। कैनरिस के प्रतिरोध के सबसे साहसी कृत्यों में से
एक में जिब्राल्टर पर कब्जा करने की हिटलर की योजना को विफल करना शामिल था। ऑपरेशन फेलिक्स, जैसा कि झांत था, नाजियों को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिब्राल्टर जल्द मरुमध्य पर नियंत्रण दे देता, संभावित रूप से युद्ध के पाठ्यक्रम को बदल देता। हालांकि कैनरिस ने ऑपरेशन के बारे में अंग्रेजों को जानकारी लीक कर दी, जिससे इसकी विफलता सुनिश्चित हो गई। कैनरिस ने जर्मन सेना और सरकार के भीतर समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का एक नेटवर्क बनाने के लिए भी काम किया, जिन्होंने नाजी शासन का विरोध किया था। यह प्रतिरोध मंडली, हालांकि छोटी और खंडित थी, जर्मनी को घेरने वाले अंधेरे में आशा की एक किरण का प्रतिनिधित्व करती थी। उन्होंने जानकारी साझा की, तोड़फोड़ की योजना बनाई और उस दिन का सपना देखा जब जर्मनी नाजी शासन से मुक्त होगा। भाग 5, कैनरिस और 20 जुलाई की साजिश। प्रतिरोध में कैनरिस की भागीदारी 20 जुलाई की साजिश में उनकी भागीदारी में परिणत हुई हिटलर की हत्या का एक साहसी प्रयास। इस साजिश को उच्च पदस्थ जर्मन अधिकारियों के एक समूह द्वारा अंजाम दिया गया था, जो मानते थे कि हिटलर को सत्ता से हटाना ही जर्मनी को पूर्ण विनाश से बचाने का एकमात्र तरीका है। कैनरिस ने खुद हत्या के प्रयास में सीधे भाग नहीं लिया, हालांकि उसने साजिशकर्ताओं को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया, अपने ज्ञान और संबंधों का उपयोग करके उनके उद्देश्य में सहायता की। हालांकि साजिश विफल रही। प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक कर्नल क्लॉस वॉन स्टॉफेनबर्ग द्वारा लगाए गए बम ने केवल हिटलर को घायल कर दिया। परिणाम तीव्र और क्रूर थे। भाग 6, दीवारें बंद हो जाती हैं। असफल हत्या के प्रयास ने नाजी शासन में सदमे की लहरें भेज दी। हिटलर, क्रोधित और पागल, ने साजिश में शामिल होने के संदेह में किसी पर भी क्रूर कार्रवाई का आदेश दिया। गेस्टापो बेलगाम होकर गिरफ्तारी, यातना और फांसी का तांडव करने लगी। कैनरिस का अतीत उसके साथ आ गया। उसके गुप्त व्यवहार, प्रतिरोध से उसके संबंध अब छुपाए नहीं जा सकते थे। जुलाई 1944 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कैद और निश्चित मौत का सामना करते हुए कैनरिस अडिग रहा। वह जानता था कि उसकी किस्मत पर मुहर लग चुकी है। वह आदमी जिसके पास कभी राष्ट्रों के रहस्य थे, अब अपनी ही अंतरात्मा का कैदी था। उसे क्रूर पूछताछ के अधीन किया गया, लेकिन उसने अपने सह साजिशकर्ताओं को धोखा देने से इनकार कर दिया। 9 अप्रैल 1945 को यूरोप में युद्ध की समाप्ति से कुछ हफ्ते पहले विल्हेम कैनरिस को फांसी दे दी गई। उसे फ्लॉसेनबर्ग एकाग्रता शिविर में फांसी पर लटका दिया गया था। उसका शरीर शिविर के श्मशान में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। उनकी मृत्यु उनके जीवन की तरह गोपनीयता और क्रूरता में डूबी हुई थी। भाग 7, कैनरिस की विरासत, एक उलझा हुआ जाल। विल्हेम कैनरिस की विरासत बहस और विवाद का विषय बनी हुई है। क्या वह एक नायक था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक राक्षसी शासन का विरोध करने के लिए सब कुछ जोखिम में डाला, या वह देशद्रोही था जिसने अपनी शपथ तोड़ी और अपने देश के दुश्मनों के साथ साजिश रची? सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, कहीं अधिक जटिल है। कैनरिस विरोधाभासों का आदमी था, एक ऐसा आदमी जो परछाई में काम करता था। उसके असली मकसद अक्सर अस्पष्ट होते थे। वह एक जर्मन देशभक्त था, फिर भी उसने अपनी ही सरकार के खिलाफ काम किया। वह एक कुशल गुप्तचर प्रमुख था, फिर भी उसने अपने कौशल का इस्तेमाल उसी शासन को कमजोर करने के लिए किया जिसकी उसने सेवा की। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दोहरा जीवन जिया, अपने देश के प्रति अपनी वफादारी और अपनी अंतरात्मा के बीच फटा हुआ था। अंत में विल्हेम कैनरिस अपने समय का एक उत्पाद था, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक के भंवर में फंस गया था। उसकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे अंधेरे समय में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विरोध करने का साहस पाते हैं, जो अपनी मान्यताओं के लिए खड़े होते हैं, तब भी जब इसका मतलब सब कुछ जोखिम में डालना हो।